हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईटीआर की फाइलिंग आप करने वाले हो तो ये 15 केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों, इन 15 केसेस की वजह से एक टैक्स पेयर का जो रिफंड अमाउंट है वो उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि टैक्स पेयर के मिस्टेक की वजह से रिफंड अमाउंट बैंक में नहीं जा पाता है, और कुछ केसेस ऐसे हैं दोस्तों जिसमें कि इनकम टैक्स ऑफिसर जब एक्शन लेता है तो आपका रिफंड वहाँ पे अटक जाता है। तो नॉर्मली आईटीआर की फाइलिंग आप ओल्ड टैक्स रिजीम में या फिर न्यू टैक्स रिजीम में करते हैं। तो यहाँ पे कुछ केसेस हैं जिसकी वजह से कि रिफंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे टैक्स पेयर के मिस्टेक से हम शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना होता है। तो आपने यदि गलत बैंक अकाउंट नंबर इंटर कर दिया है तो उस केस में आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर भरो या न्यू टैक्स रिजीम में भरो, आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। सेकेंड, ये यहाँ पे ये है कि आपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स तो सही डाली है पोर्टल पे, लेकिन उसको आपने प्री वैलिडेट नहीं किया है। तो रिफंड का अमाउंट लेने के लिए दोस्तों ये पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड होना चाहिए, क्योंकि ये रिफंड प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होता है आईटीआर प्रोसेस होने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि आपका जो पैन है जिसके आधार पे कि आपने इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराई है, और दोस्तों उस पैन में जो नेम है वो आपके बैंक अकाउंट नेम से मैच करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पोर्टल पे जो पैन कार्ड आपने अपडेट करवाया है और जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें जो नेम है दोनों में मिसमैच हो जाता है। तो यदि इस प्रकार का भी सिचुएशन है तो रिफंड की क्रेडिट बैंक अकाउंट में नहीं जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि बहुत सारे टैक्स पेयर जिन्होंने कि पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और बैंक अकाउंट को वहाँ पे ऐड किया था, अब वो बैंक अकाउंट क्लोज्ड हो चुका है या फिर इनएक्टिव हो चुका है। ऐसे केस में भी रिफंड ऐसे अकाउंट में जिसको कि डोरमेंट या फिर क्लोज्ड अकाउंट कहते हैं उसमें क्रेडिट नहीं होगा। यहाँ पे नेक्स्ट मिस्टेक जो कि टैक्स पेयर करता वो होता है कि आईएफएससी कोड जो कि आपने पोर्टल पे अपडेट किया हुआ है बैंक अकाउंट सेक्शन में वो इनकरेक्ट आपने डाल दिया या फिर वो आउटडेटेड हो चुका है। तो आपको एक करेक्ट आईएफएससी कोड अपडेट करना है, क्योंकि यदि ये इनकरेक्ट रहेगा तो आपका जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट यहाँ पे केस होता है कि आप अपनी आईटीआर को सबमिट कर देते हो, फाइल कर देते हो, लेकिन उसको आप ई वेरीफाई नहीं करते हो। ई वेरीफाई करने की जो ड्यू डेट होती है वो 30 डेज होती है जिस डेट को आपने आईटीआर फाइल किया हुआ है। तो जब तक आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं करेंगे आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में नहीं जाएगी। जब प्रोसेस नहीं होगा तो दोस्तों आपका रिफंड जो आपने आईटीआर में क्लेम किया हुआ है वो भी आपको इशू नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि मिसमैच इन टीडीएस क्लेम्ड वर्सेस फॉर्म 26 AS एंड AIS। तो दोस्तों आपकी जो भी इनकम होती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो आपके AIS 26 AS और TIS में दिखती है। अब आपने क्या किया, आईटीआर फाइल करते समय उसमें से कुछ इनकम को आपने रिपोर्ट नहीं किया। जनरली ऐसा होता है कि हम AIS TIS 26 AS को नॉर्मली चेक नहीं करते हैं या फिर हम जानबूझ करके उस इनकम को दिखाते ही नहीं। तो यदि आप अपना इनकम आईटीआर में कम दिखा रहे हो लेकिन आपके 26 AS AIS TIS में आपकी इनकम ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ऐसे केस में आप लोअर इनकम रिपोर्ट कर रहे हो लेकिन टीडीएस आप फुल क्लेम कर रहे हो। ये मिस्टेक आपकी होती है। आपको वो सारी इनकम दिखानी है जो कि 26 AS AIS और TIS में दिख रहा है। यदि आपने लोअर रिपोर्टिंग की है तो दोस्तों यहाँ पे मिसमैच की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और ऐसे केस में आपका जो रिफंड होगा वो डिनाइड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कि आपने अपने आईटीआर में कोई मिस्टेक्स आइडेंटिफाई किया और आपको ये लगता है कि वो मिस्टेक्स तब तक सही नहीं होगा जब तक उस आईटीआर को रिवाइज ना कर दिया जाए। तो आपको वो आईटीआर रिवाइज करनी है। जब तक दोस्तों उसको आप रिवाइज नहीं करेंगे आपका वो प्रोसेस में जाएगा नहीं और आपने जो रिफंड क्लेम किया वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। दोस्तों इस आईटीआर को रिवाइज करने की जो लास्ट डेट होगी वो 31 दिसंबर 2025 होगी। नेक्स्ट यहाँ पे चूजिंग रॉन्ग आईटीआर फॉर्म। दोस्तों यहाँ पे टैक्स पेयर मेनी टाइम्स मिस्टेक्स ये करते हैं कि उनके ऊपर आईटीआर 2 एप्लीकेबल है लेकिन वो आईटीआर 1 को फाइल करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर आईटीआर 2 एप्लीकेबल है, आईटीआर 3 एप्लीकेबल है? दोस्तों ये 26 AS AIS और TIS से ही आपको पता लग जाता है। वहाँ पे जो भी डिटेल्स आपके पैन नंबर पे रिपोर्ट की गई हैं उससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके ऊपर आईटीआर फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल है। मान लीजिए कि जो डेटा आपका AIS TIS 26 AS में दिख रहा है
उसके अनुसार ITR 2 आपको भरना है या फिर ITR 3 भरना है, लेकिन आपने ITR 1 भर दिया, तो ऐसे केस में भी आपकी ITR क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है और आपका रिफंड यहाँ पे डिले मोड में चला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे फाइलिंग डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट रिटर्न्स। आपकी ITR बहुत सारे रीजन से डिफेक्टिव मोड में जा सकती है, ठीक है। तो जब भी आपकी ITR डिफेक्टिव हो तो दोस्तों आपको ये नहीं समझना है कि वो अपने आप ही सही हो जाएगा, आपको उस पर एक्शन जरूर लेना है। आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स की नोटिस की रिप्लाई करनी है, फिर से अपनी ITR को आपको करेक्ट करके अपलोड करना है, तभी वो प्रोसेसिंग में जाएगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दोस्तों प्रोसेस के लिए जाएगा नहीं और फिर आपके रिफंड वहां पे अटक जाएंगे, ठीक है। अब जनरली ऐसा होता है कि आपकी ITR डिफेक्टिव मोड में तब जाती है जब आपकी ITR में जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो 26 AS, AIS और TIS के अकॉर्डिंग नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट मिस्टेक जो कि एक टैक्स पेयर करता है वो कि वो अपनी सारी इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट नहीं करता है। बहुत सारे लोग छोटे छोटे इनकम को सेविंग बैंक के इंटरेस्ट, FD के इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की कैपिटल गेन की इनकम ये रिपोर्ट नहीं करते। तो दोस्तों आप यदि ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपका जो रिफंड है वो तो दूर की बात है, आपकी ITR स्क्रूटनी मोड में जा सकती है और ऐसे केस में आपका रिफंड होल्ड पे जा सकता है। तो आपको मैंने जैसे बताया कि आपको वो सारी इनकम लेनी है जो कि 26 AS के अनुसार है, जिसपे कि TDS कटा हुआ है, AIS और TIS में रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपको इनकम छोड़नी नहीं है। जितनी भी इनकम है दोस्तों, TDS वाली भी और नॉन TDS वाली, आपको रिपोर्ट करनी है। इसके बाद है रॉन्गफुल और एक्सेसिव रिफंड क्लेम। जनरली ऐसा होता है कि टैक्स पेयर जब अपनी ITR को फाइल करते हैं तो उनके 26 AS में TDS अपडेट नहीं हुई रहती है, जबकि उनके इनकम पे TDS कट चुका होता है। अब दोस्तों जिस पर्सन ने TDS काटा है उसने TDS रिटर्न ही फाइल नहीं किया, जिसकी वजह से कि 26 AS में कोई डेटा नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका TDS कटा है तो आपने क्या किया, उसको क्लेम कर लिया अपनी ITR में, ठीक है। या फिर रिफंड के अमाउंट आपके कम दिख रहे लेकिन आपने एक्सेस रिफंड क्लेम कर लिया, या फिर दोस्तों जो TDS आपका कटा है रिफ्लेक्ट कर रहा है उससे ज़्यादा TDS आप क्लेम कर रहे हो, तो ऐसे केस में भी आपका जो क्लेम है वो ओवर स्टेटेड की कैटेगरी में चला जाता है और ये स्क्रूटनी में जा सकता है और आपका रिफंड होल्ड पे हो सकता है। तो आपका जो TDS एक्चुअल में कटा है, जो 26 AS में दिख रहा है, मेक श्योर करें कि आप वही TDS क्लेम करें, उससे ज़्यादा या फिर गलत तरीके से TDS को आपको क्लेम नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ गलतियां जो कि टैक्स पेयर कर देते हैं, ITR प्रोसेस भी हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर उस पर एक्शन ले लेता है और वहां पर फिर रिफंड का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सबसे पहला है कि आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब जैसे पिछले साल क्या हुआ था कि 5 जुलाई को 87A की रिबेट क्या हो गई थी, खत्म कर दी गई न्यू टैक्स रिजिम में। बहुत सारे लोग जो अपनी ITR को न्यू टैक्स रिजिम में फाइल किए थे 5 जुलाई के पहले, उनको नोटिसेज आना शुरू हो गए आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड की। तो ऐसे केस में दोस्तों क्या होता है कि आपका यदि कोई रिफंड पहले से बना हुआ है तो आपका ये आउटस्टैंडिंग डिमांड जब तक एडजस्ट नहीं होगा तब तक आपका रिफंड इशू नहीं होगा। या फिर आपका किसी पिछले फाइनेंशियल ईयर का, असेसमेंट ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड आपकी पड़ी हुई है पोर्टल पे और आप करेंट असेसमेंट ईयर में आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं, तो वो रिफंड आपका होल्ड पे चला जाएगा जब तक कि ये आपका जो आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड है जब तक कि ये सेटल ना हो जाए। तो ये जब पूरा सेटल हो जाएगा उसके बाद ही आपका रिफंड इशू होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इफ इनकम टैक्स ऑफिसर फाइंड मिसमैच इन रिपोर्टेड डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस। दोस्तों ये कई बार क्या होता है कि लोग TDS रिफंड को क्लेम करने के लिए अपनी इनकम को कम करने के लिए कोशिश करते हैं। अब ऐसे केस में जो उनके डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस जेन्युइन नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, उसको भी अपनी ITR में वो क्लेम करते हैं और अपनी इनकम को कम करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसको कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि आप यदि डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस फेक तरीके से क्लेम करते हैं और इनकम टैक्स ऑफिसर उसको फाइंड आउट करता है तो उस पर एक्शन ले सकता है। आपके इस डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। तो ऐसे केस में भी आपने तो रिफंड क्लेम कर लिया डिडक्शंस और एग्जेम्पशन दिखाकर, लेकिन यदि इनकम टैक्स ऑफिसर इसको रिजेक्ट कर देगा तो आपकी इनकम डेफिनेटली बढ़ जाएगी और आपका रिफंड वहां पे रुक जाएगा, आपको उल्टा टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्लेमिंग स्पेशल रेट इनकम TDS। ITR में
जो स्पेशल रेट की इनकम होती हैं जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, ऑनलाइन गेमिंग की इनकम, वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी की इनकम, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की इनकम, इस सब पे स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। दोस्तों आपकी इनकम यदि बेसिक एजेंशन लिमिट के ऊपर है तो आपको स्पेशल रेट से टैक्स पे करना है। लेकिन जनरली टैक्स पेयर करते क्या है, अपनी इनकम को बहुत ही कम कर देते हैं, जिससे कि ये जो स्पेशल रेट वाली इनकम है इस पे टीडीएस आपका ऑलरेडी कट चुका है और आपने क्या किया, इस इनकम को बेसिक एजेंशन लिमिट के अंदर आपने ला दिया आईटीआर में, ताकि आपका टोटल टीडीएस आपको वापस मिल जाए। तो यहाँ पर भी जब आपकी आईटीआर में चेकिंग होगी तो उस केस में आपका ये रिफंड फंस जाएगा। तो दोस्तों ये 15 केसेस आप ध्यान में रखें और आपको आईटीआर फाइल करते समय इन सब से बचना चाहिए। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद है, अच्छे लगे, लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।